Hello everyone. In the present lecture, I am going to discuss the following topics. First one is Einstein summation convention. Second one is summation of coordinates. Third one is Kronecker delta and also rank. What is rank? How it can be defined and what is the significance of rank? In the previous lecture, I have discussed about the coordinate transformation. अब देखो, जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमने इसमें कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्म किया था फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अब हमने इसमें क्या किया था शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम किया था, देन उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको थीटा एंगल से रोटेट किया था। देन हमें जो है न्यू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिला था जिसको हमने एक अलग नोटेशन दी थी x dash y dash and z dash and having different direction cosines along them। अब देखो हमने इसके बाद जो है इक्वेशंस को फॉर्म किया था कि हम कैसे रिलेट करते हैं एक ट्रांसफॉर्म हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम को और एक ट्रांसफॉर्म होने से पहले वाले सिस्टम को। वो कुछ ऐसे था x डैश इक्वल टू L1x प्लस M1y प्लस N1z। इसी तरीके से हमने y डैश के लिए और z डैश के लिए भी निकाला था। और उसके बाद देखो जो एक्स वाई जेड है यानी कि ये सिस्टम ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, इसी जो ये इक्वेशन 1 है इसी का वाइस वर्सा हमने इक्वेशन 2 को लिखा है। अब ये क्या है इक्वेशन 2, इसमें हमने लिखा है कि जो सिस्टम ट्रांसफॉर्म होने से पहले हमारे पास था उसको हम कैसे लिख सकते हैं एक रिलेशन के साथ, किसके साथ, जो सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो चुका है और जो डायरेक्शन कोसाइन है अलोंग देम उनके साथ। देन हमने जो है ये जो उसके बाद टेबल फॉर्म की थी जिसमें एक्स वाई जेड एंड जो सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश को याद करने के लिए एक सिंपल मतलब एक तरीके से ट्रिक थी कि हम कैसे इनको याद कर सकते हैं। इसमें कैसे याद कर सकते हैं, जो एक्स की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। सिमिलरली वाई के लिए देन जेड के लिए, और हम एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के लिए भी ऐसे ही लिख सकते हैं। वो कैसे होगी, एक्स डैश विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। सिमिलरली वाई डैश के लिए एंड जेड डैश के लिए। अब इसी सिस्टम से रिलेटेड यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है इसी से रिलेटेड एक और हम कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाएंगे सिस्टम की, उसको हम टॉपिक का नाम है समेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब समेशन ऑफ कोऑर्डिनेट जो है हमें इस टॉपिक की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हमें ऐसा क्यों करना पड़ा। अब देखो हमने यहाँ पर जो है एक ही बार रोटेट किया था इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, लेकिन अज्यूम करो अगर हमें nth टाइम इसको रोटेट करना पड़े तो हमारे पास तो बहुत सारी इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी और वो इक्वेशंस को हम कैसे लिख पाएंगे, उनको लिखना मतलब काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हमने एक डिफरेंट नोटेशन दे दी किसको, जो हमारे पास ये सिस्टम है यानी कि जो एक्स एक्सिस है हमने उसको x1 का नाम दे दिया, जो y एक्सिस थी हमने उसको x2 का नाम दे दिया, देन जो z एक्सिस थी उसको हमने x3 का नाम दे दिया। अब देखो जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो x1 के अलोंग भी होंगे, x2 के अलोंग भी होंगे, देन x3 के अलोंग भी होंगे। अब उसके बाद जैसे ही हमने इसको रोटेट किया हमें फर्दर डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज मिलेगा। उनको हम कैसे डिनोट किया है, हमने x1 बार से हमने एक्सिस को डिनोट किया है, और डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे डिनोट करेंगे वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो हम सबसे पहले x1 के बारे में बात कर रहे हैं। x1 का मतलब है कि हम 1 के जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो 1 है वो कैसे कांस्टेंट रहेगा। अब देखो जो डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि जो सिस्टम हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो चुका है उसके लिए हम कैसे देखेंगे कि 1 किस तरीके से चेंज होगा किस तरीके से नहीं होगा। अब देखो जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसमें
दो सफिक्सेस हैं उसके डायरेक्शन कोसाइंस के साथ में। अब जो 1 है मैंने बोला कि ये कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें दो सफिक्स हैं, अगर हमने इसको इस साइड जो है रोटेट किया है तो इसका मतलब है कि 1 कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कौन से वाला सफिक्स? राइट वाला सफिक्स। देखो जैसे ये राइट वाला जो 1 है ये कांस्टेंट है, लेकिन जो लेफ़्ट वाला सफिक्स है वो चेंज हो रहा है, यानी कि 1, 2 एंड 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब उसी तरीके से जब हम x1 के लिए जो सिस्टम ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है उसके बारे में बात करते हैं तो कांस्टेंट तो उसमें भी 1 रहेगा, लेकिन जो सफिक्स होगा उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे चेंज हो रहा है। अब देखो इसमें जो है लेफ़्ट वाला चेंज नहीं होगा। लेफ़्ट वाला दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, इट इज़ कांस्टेंट, यानी कि लेफ़्ट वाला सफिक्स जो है कांस्टेंट है। उसके बाद देखो ये जो 1, 2 एंड 3 यानी कि जो राइट वाला है वो सफिक्स चेंज हुआ है। यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूज़न आया कि जो सिस्टम ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है उसके लिए तो जो लेफ़्ट वाला सफिक्स है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया तो उसके लिए जो राइट वाला सफिक्स है वो कांस्टेंट हो गया, जबकि लेफ़्ट वाला चेंज हो गया। सिमिलरली हम x2 के लिए बात करेंगे। अब x2 के लिए जब हम बात करेंगे तो 2 कांस्टेंट रहेगा। अब कैसे कांस्टेंट रहेगा वो भी देख लेते हैं। 2 जो है जब सिस्टम ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है तो लेफ़्ट में 2 कांस्टेंट रहेगा। देखो इसमें भी ऐसे ही है, 2 इज़ कांस्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। और जो राइट वाला सफिक्स है वो वेरी कर रहा है, दिस इज़ 1, 2 एंड 3। और जब हमने x2 को ट्रांसफॉर्म किया है तो कौन सा सफिक्स चेंज होगा? जो राइट वाला सफिक्स है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, जबकि जो लेफ़्ट वाला है वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली हम x3 के लिए भी ऐसे ही लिख देंगे। जो डायरेक्शन कोसाइंस है इसमें भी 3 कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो सिस्टम ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है उसके लिए लेफ़्ट वाला सफिक्स कांस्टेंट रहेगा, और जो सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया उसके लिए राइट वाला कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे हमने यहाँ पर इक्वेशंस को फॉर्म किया था, सिमिलरली हमने यहाँ भी इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया। और वो कैसे हैं? x1 बार यानी कि जो सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो चुका है वो किसके इक्वल होगा? डायरेक्शन कोसाइन इनटू जो सिस्टम के कंपोनेंट है, यानी कि x1, x2 एंड x3। सिमिलरली हम x2 के लिए भी लिखेंगे L12 x1 प्लस L22 x2 प्लस L33 x3। देन x3 बार के लिए हम लिखेंगे L13 x1 प्लस L23 x3 प्लस L33 x3। उसी तरीके से हम वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं इसके लिए। वो कैसे होगा? x1 विल बी इक्वल टू L11 x1 बार प्लस L12 x2 बार प्लस L13 x3 बार। सिमिलरली हम x2 के लिए लिखेंगे x21 x1 बार प्लस L22 x2 बार प्लस L23 x3। देन x3 विल बी इक्वल टू L31 x1 प्लस L32 x2 बार प्लस L33 x3 बार। अब जैसे हमने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ किया था एक टेबल फॉर्म करने के लिए, उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। ये हमारे पास टेबल आ गई। टेबल कैसे होगी? x1 बार विल बी इक्वल टू L11 इंटू x1 प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। सिमिलरली x2 के लिए, देन x3 बार के लिए। और उसके बाद हम x1, x2 और x3 के लिए भी लिखेंगे। वो क्या होगी? L11 प्लस x1 बार प्लस L12 प्लस x3 L12 इंटू x2 बार प्लस L13 प्लस x3 बार। अब देखो x1 के लिए भी हो गया, x2 के लिए भी, देन x3 के लिए भी। अब इसका मतलब क्या है कि हमने टेबल भी बना ली है, इक्वेशंस भी फॉर्म कर ली हैं, लेकिन कम्पैक्ट फॉर्म तो नहीं आई। वो हम इससे भी फर्दर स्टेप में करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? देखो जो x1 बार विल बी इक्वल टू Li1 xi। अब यहाँ देखो इसको कैसे समझोगे आप?
जो x1 बार है यानी कि जो सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ है वो कैसे हुआ है, Li1। देखो यहाँ 1 है तो 1 कांस्टेंट रहेगा, इसको माइंड में फिट कर लो बिल्कुल। 1 कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा, अब ये जो सिस्टम है इस साइड शिफ्ट हुआ है तो हमारा 1 राइट वाला कांस्टेंट रहेगा। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि कौन सा कांस्टेंट रहेगा और कौन सा वेरी करेगा। यहाँ पर लेफ़्ट वाला सफिक्स जो है वो वेरी करेगा जिसकी वैल्यू i है, और i की वैल्यू 1 से n तक लाई करेगी। देन मल्टीप्लाई बाय xi यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं उनका। सिमिलरली हम x2 बार के लिए लिखेंगे, वो क्या होगा, अब इस केस में हमारे पास 2 कांस्टेंट रहेगा, और 2 कैसे कांस्टेंट रहेगा, Li2 xi। Similarly then x3 bar will be equal to Li3 xi। अब देखो हमारे पास एक कॉम्पैक्ट फॉर्म आ गई है, इसको हम वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। वो हम कैसे लिखेंगे, x1 bar will be this will be x1 equal to Lj1 xj। अब x2 के लिए हम लिखेंगे Lj2 xj। सिमिलरली x3 के लिए होगा Lj3 xj। अब देखो यहाँ जो है हमने इसका वाइस वर्सा भी लिख लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको और भी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आएंगे। वो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो हम इसको और भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या होगी, xj बार विल बी इक्वल टू Lij xi, और इसका वाइस वर्सा क्या होगा, xi विल बी इक्वल टू Lij xj। ये दोनों ही फॉर्म कॉम्पैक्ट हो गई है, जिसके थ्रू हम इन पूरी इक्वेशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, आई एम सॉरी, हियर विल बी 1j 2j एंड 3j। दिस इज something wrong, sorry for that। Now come to the point, we have to discuss about n-dimensional space। अब n-dimensional space क्या होता है, अब देखो हम 1D के केस में क्या करते हैं, सिंपली एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, दैट इज़ x y और z, मतलब कुछ भी, यानी कि सिंगल वेरिएबल होगा। 2D के केस में हम लेंगे 2 वेरिएबल, दैट इज़ x एंड y। 3D के केस में हो जाएंगे हमारे पास 3x y एंड z। अब देखो n डायमेंशनल स्पेस के बारे में अगर हम इसी तरीके से नोट करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि हम इतने वेरिएबल्स कैसे डिनोट करेंगे। अब उसके लिए हमें एक जो है नोटेशन दे दी इनको एक स्पेशल, वो क्या है, x1, और इसके लिए हो जाएगी x के लिए x1, देन y के लिए हो जाएगी x2। सिमिलरली x y z के लिए हो जाएगी x1 x2 एंड x3। यहाँ ये जो x के ऊपर हमने लिखा है इसका मतलब सुपर स्क्रिप्ट है। क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। अब इसका मतलब पावर नहीं है। अब देखो हमारे लिए n डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करना इजी हो गया। हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, अब x1 x2 up to xn, that is the representation of n dimensional space। अब देखो जो n dimensional space है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, this set of point having coordinates in the form, किस फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में, ये वाली जो फॉर्म है इसमें जिसको हम डिनोट करेंगे
वो होगा n डायमेंशनल स्पेस। अब इसकी नोटेशन को और भी रिड्यूस करने के लिए हम इसकी नोटेशन दे सकते हैं Vn। ये क्या है, n डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर n जो है डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगी। अब इसके बाद हमें क्या है, डिस्कस करना है अबाउट सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब देखो, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। इसका अदर नेम होता है कोवेरिएंट और जो सबस्क्रिप्ट का अदर नेम होता है कंट्रावेरिएंट। अब इसकी नोटेशन को देखने के लिए हम एक वेक्टर क्वांटिटी को अज्यूम कर लेते हैं और उसके कुछ इंडिसेस को लिख सकते हैं या फिर सफिक्सेस आप बोल सकते हैं। दीज आर आई, जे, के एंड एल, एन। अब देखो, जो नोटेशन हमने ऊपर की तरफ दी है यानी कि आई, जे, के, वो क्या होगी, सबस्क्रिप्ट के नाम से बोलेंगे उनको, और सबस्क्रिप्ट को ही हम कंट्रावेरिएंट बोल सकते हैं। सिमिलरली जो नीचे सफिक्स हैं यानी कि एल, एम, दीज आर ऑल्सो नोन एज सुपरस्क्रिप्ट एंड ऑल्सो नोन एज कोवेरिएंट सफिक्स। अब ये तो हमारे पास अब क्लियर हो गया कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। इसके बाद हमें डिस्कस करना है आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, दैट इज आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। अब ये क्या डेफिनेशन देता है, उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन को लेट कर लेते हैं। वो क्या होगा, a1x1 प्लस a2x2 प्लस अप टू an(xn)। यानी कि यहाँ पर क्या है, हमने nth टर्म्स का सम किया है और सम को करने के लिए हम समेशन का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइक रहेगी, 1 से n तक। अब हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, an(xn) या फिर समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 अप टू n ai(xi)। अब देखो, ये डेफिनेशन क्या देता है, अगर हमें कहीं भी इस टाइप की टर्म दे रखी है तो हम वहाँ पर समीशन के साइन को ड्रॉप करके सिर्फ इस टर्म को ही यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कहीं भी ये टर्म दे रखी है तो वहाँ पर अंडरस्टूड होगा कि हमने समीशन साइन का यूज़ किया है। अब यही डेफिनेशन तो देता है आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। अब जो है, अगर हम यहाँ पर i और i इन दोनों की वैल्यू अगर डिफरेंट होगी तो जो टेंसर है उसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर सेम होगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखो, इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ सफिक्सेस। सफिक्सेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, वन इज़ रियल एंड अदर इज़ डमी सफिक्सेस। रियल का मतलब है नॉट रिपीटेड, यानी कि उसमें जो सफिक्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वही एक वेक्टर क्वांटिटी हैविंग सम सफिक्सेस आई, जे, के एंड एल, एम। अब देखो, यहाँ पर कोई भी सफिक्स जो है रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रियल सफिक्स है। अब सिमिलरली हम डमी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सफिक्स होंगे वो रिपीटेड होंगे, रिपीटेड। अब इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ए, आई एंड जे। अब देखो, यहाँ पर क्या है, सफिक्स जो है वो रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम पोजीशन पर, यानी कि एक ही कंट्रावेरिएंट पोजीशन पर एक से ज़्यादा सफिक्स रिपीट ना हो, यानी कि सफिक्स रिपीट ही ना हो कंट्रावेरिएंट पर। सिमिलरली जो कोवेरिएंट है वहाँ भी रिपीट नहीं होने चाहिए। हाँ, इस तरीके से हो सकता है कि एक सफिक्स कंट्रावेरिएंट में है और एक कोवेरिएंट में है, वो दोनों सिमिलर हैं, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि जो कंट्रावेरिएंट सफिक्स हैं वहीं पर हम आई लिख दें,
नो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि इस तरीके से करने पर हमारा जो वैल्यू है वो ही चेंज हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि 1 कंट्रावेरिएंट एंड 1 कोवेरिएंट, तो इसमें जो टेंसर एनालिसिस है वो आसान हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। अब देखो, हम डमी सफिक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो कैसे चेंज करेंगे हम। अगर मान लो अगर हमें आई की वैल्यू को चेंज करना है तो हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं आई की जगह, सिवाय किसके, जो कि उसमें प्रेजेंट ना हो सफिक्स। जैसे यहाँ पर जे प्रेजेंट है तो हम जे की वैल्यू को छोड़कर आई की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। हम इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए फ्री हैं कि हम क्या वैल्यू यूज़ करें, ए बी सी डी, मतलब एवरीथिंग वी कैन यूज़ हियर, क्योंकि ऐसा करने से हमारे टेंसर की जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर हमने आई इक्वल टू जे लिख दिया तो हमारी क्वांटिटी ही चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास टाइप्स ऑफ सफिक्सेस भी हमने देख लिए हैं, जो हमारी मेन डेफिनेशन है। इसके बाद देखते हैं हम क्रोनेकर डेल्टा। अब इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है डेल्टा आई जे, और वो क्या स्टेट करती है, इसकी वैल्यू 1 होगी कब, जब आई इक्वल टू जे होगा, और 0 कब होगी, कब, जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। अब देखो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डेल्टा 2 अप टू डेल्टा एन एन, यानी कि यहाँ ये जो पूरा इंटरवल है यहाँ पर i इक्वल टू जे है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि इट इज़ अ नॉट डमी। सिमिलरली अगर हम i इज़ नॉट इक्वल टू जे लेते हैं, जैसे डेल्टा 1 टू डेल्टा एन माइनस 1, मतलब एवरीथिंग, कुछ भी, उसकी वैल्यू 0 होगी। यही तो डेफिनेशन स्टेट कर रहा है जो डेल्टा फंक्शन है हमारा। अब उसके बाद हम जो डेल्टा आई जे है उसकी रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई विथ रेस्पेक्ट टू कर्ल एक्स जे। अब देखो यहाँ पर अगर हम आई इक्वल टू जे लिख देते हैं तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर हम i इज़ नॉट इक्वल टू जे लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एक बार अज्यूम करके देखो, अगर एक्स आई को हम विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं किसके, एक्स जे के, तो ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाएगी ना। सपोज करके देखो, हम जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो 0 ही वैल्यू आएगी। अब उसके बाद हम इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। डेल्टा आई जे ए जे विल बी इक्वल टू, मतलब ये इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, आई और जे। अगर आई इक्वल टू जे है तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा आई जे की वैल्यू 1 होगी, और ये किसके इक्वल होगा, ए जे के। और अगर वहीं पर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ये वैनिश ही कर जाएगा। अब ऐसा करके हमने जो है क्रोनेकर डेल्टा की भी स्टडी कर लिया है कि इसकी क्या स्टेटमेंट है, इसका एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब इसके बाद बात आती है कि रैंक क्या होती है। बेसिकली जो रैंक होती है उसका मतलब है नंबर ऑफ सफिक्सेस, कि कोई भी क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ सफिक्स कंटेन करती है। अब सपोज करो जैसे ये वाली क्वांटिटी हमने अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सफिक्सेस 5 हैं। 5 होने का मतलब है इसकी रैंक भी 5 होगी। अब जैसे हम अज्यूम करते हैं कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे इसको, अब यहाँ पर सफिक्सेस तो 3 हैं लेकिन इसकी रैंक 3 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आई है वो रिपीट हो रहा है। अगर हम रैंक फाइंड करते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो रिपीटेड सफिक्स हैं उनको नेगलेक्ट करेंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे रैंक के लिए, तो इसकी रैंक जो है 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, देखो
अब इस डेफिनेशन को देखते हैं रैंक को और अच्छे से समझने के लिए। ये डेफिनेशन क्या बोल रही है? द रैंक ऑफ टेंसर गिव्स द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ चेंज, यानी कि जो रैंक है किसी भी टेंसर की वो नंबर ऑफ मोड्स को बताती है ऑफ चेंज ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी, यानी कि किसी फिज़िकल क्वांटिटी की कितना चेंज हुई। अब हम इसको अज्यूम करते हैं। अब मान लो ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे हमने पीछे अज्यूम किया था। इसको हमने रोटेट किया था। अब रोटेट किया था तो हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 सेट ऑफ एक्सिस आ गए, यानी कि 2 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट आ गए। हमने इसको रोटेट किया। अब सपोज करो जैसे रोटेट करने के बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज नहीं हुए। अगर चेंज नहीं हुए तो इसका मतलब क्या है? ये और ये सेम होंगे, और सेम होंगे तो यानी कि इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। सेम होने का मतलब तो यही हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी रैंक 0 है। हम इसी तरीके से रैंक को डिफ़ाइन करते हैं। सिमिलरली हम इसको दोबारा से अज्यूम करते हैं। मान लो इस केस में ये दोनों सेम है तो इसकी रैंक 0 हो गई, और अगर ये चेंज हुआ होता तो इसकी रैंक 1 होगी, क्योंकि हमने इसको एक बार रोटेट किया है। अगर एक बार और रोटेट कर देंगे तो जो रैंक है वो 2 हो जाएगी। सिमिलरली इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर मान लो ये चेंज हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? रैंक होगी 1, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। हमने क्या कंक्लूज़न निकाला यहाँ से कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी का ही एक पार्ट है जिसकी रैंक 1 है, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी में तो हम रैंक कितनी भी ले सकते हैं ना, कितनी भी हो सकती है, 1 से अप टू n, राइट। अब यहाँ से हमने जो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का भी कंक्लूज़न क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद देखो एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो नहीं, एक तरीके से फॉर्मूला लगा लीजिए। वो है डायमेंशन की पावर रैंक इज़ इक्वल टू कंपोनेंट। अब इसको कैसे समझोगे आप? यानी कि इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले लो। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने डायमेंशन है? 3, यानी कि 3। अब इसकी रैंक मान लो यहाँ से यहाँ रोटेट की हमने, रैंक कितनी होगी? 1, यानी कि 1, और ये किसके इक्वल हो गया? 3, यानी कि इसके 3 कंपोनेंट हैं, और इसके 3 ही कंपोनेंट होते हैं, हमें पता है। सिमिलरली अब मान लो हम इसको इस वाले फॉर्मूले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब डायमेंशन तो 3 ही है। अगर हम इसको एक बार और फर्दर रोटेट कर देते हैं तो क्या होगा? 3 raised to the power 2 that will be equal to 9। अब देखो हमने पीछे जो है इसके बारे में देखा था कि 9 कंपोनेंट होते हैं। अगर उसके 9 कंपोनेंट हैं तो हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उस इक्वेशन को। और इसी तरीके से अगर हम रैंक को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हम मैट्रिक्स की फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, जिसमें हम मतलब सभी इक्वेशंस को लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हम जो है कंपोनेंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें डायमेंशन गिवन है और रैंक भी गिवन है तो। अब इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है आज? इस लेक्चर में हमने देखा सबसे पहले तो समेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, देन हमने देखा टाइप्स ऑफ सफिक्सेस, रियल एंड डमी होते हैं। उसके बाद क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन देखी। फिर हमने देखा कि रैंक क्या होती है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। आई थिंक रैंक अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ दिस लेक्चर एंड्स हियर एंड थैंक यू।